हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि बिहार स्पेशल का क्या कर लेंगे कि क्विक रिवीजन कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम बहुत करीब आया हुआ है टीचर वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्विक रिवीजन कर रहे हैं। किसका? तो आपका बिहार स्पेशल का। बिहार का समान जानकारी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से क्या करिएगा कि अगर इतना भी देख कर जाते हैं तो आपका 5 से 7 क्वेश्चन क्या होता है कि सोल्व हो जाता है। कभी कभी तो 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन क्या कर लेता है कि बीपीएससी जो है बिहार स्पेशल का पूछ लेता था। अगर 5 से 7 क्वेश्चन सोल्व हो जाता है एक वीडियो से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी साबित हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ भी आज ही या कल डाल देंगे। ठीक है, तो उसको देख कर क्या कर लीजिएगा कि रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। पूरा बिहार स्पेशल देख लिए तो बात ही अलग है, लेकिन क्विक रिवीजन में आपको जानकारी पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर जनसंख्या कितना है, कौन सा ज़्यादा मतलब जिला है जो शिक्षित है, कौन सा जिला किससे बाउंड्री टच करता है। ये सब भी अगर जानकारी होता है, मानसून यहाँ का कैसा है, वन कैसा है, ये सब भी जानकारी रखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि सोल्व हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनगणना से बहुत ज़्यादा सवाल होता है, तो सबको इसमें एक क्या है कि मोटा मोटी कवर कर लिया गया है। उसको ध्यान से देखिएगा और देख कर क्या करिएगा कि ये जो पीडीएफ मिलेगा आपको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको आसान हो वहां पे एग्जाम देने में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि गठन के बारे में जानेंगे। अगर पूछे कि इसका गठन कब हुआ था तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। मतलब कि बिहार 1912 ईस्वी के पहले नहीं था, ये बात आप कह सकते हैं। मतलब बिहार था कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी में था। ठीक है, बंगाल में ही शामिल था पहले बिहार। 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार को और उड़ीसा सहित को क्या किया गया कि अलग किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार भी अलग हुआ था और साथ ही साथ इसमें शामिल कौन था तो उड़ीसा भी शामिल था उस समय। ठीक है, और 1936 ईस्वी में क्या हुआ, 1936 ईस्वी में क्या हुआ कि ओडिशा और बिहार अलग हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लास्टली 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि झारखंड अलग हो गया बिहार से, आपको ध्यान में रखना है ये बात, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। झारखंड जब अलग हुआ था कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि कितना जमीन लेके अलग हुआ था, तो 46% जमीन लेके अलग हुआ था। तो ये तीनों चीज याद रखना है। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ तो 1912 ईस्वी को। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। बिहार जब अलग हुआ था 1912 ईस्वी में तो उसमें कौन शामिल था तो उड़ीसा भी शामिल था। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ तो 1936 ईस्वी को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ तो 2000 ईस्वी को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका राजधानी पूछे तो आप जानते होंगे कि पटना है। इसका जनसंख्या कितना है तो 10.5 करोड़ के करीब करीब है 2011 के जनगणना के अनुसार से। 10, 40, 99, 452 जो है इसका जनसंख्या। ये बात आपको याद रखना है। क्षेत्रफल याद रखिएगा, जनसंख्या तो ना भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा है। 2 साल पहले बीपीएससी का जो सीएससी का एग्जाम था ना, सिविल सर्विस का, उसमें पूछा था। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुल जिला अगर पूछे तो 38 जिला है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जहां अगर पूछ ले कि पुलिस जिला यहाँ पर कितना है तो आपको याद रखिएगा कि 40 पुलिस जिला है। ठीक है, लेकिन सिंपल से पूछे कि जिला कितना है तो 38 जिला है, लेकिन पुलिस जिला कितना है तो 40 है। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ पे है तो पटना में है। हाई कोर्ट इसका कहाँ पे है तो पटना में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, पटना उच्च न्यायालय का, तो आपको याद रखना है कि 1916 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि तब अगर एक दो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से तो ये सब आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका चौहद्दी के बारे में हम लोग देखें तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऊपर में जैसे कि नॉर्थ में नेपाल से बाउंड्री टच करता है, दक्षिण में झारखंड से करता है, पूरब में पश्चिम बंगाल से करता है, और जो आपका पश्चिम जो है आपका उत्तर प्रदेश से करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जिला जो है किस किस मतलब कि राज्य से बाउंड्री टच करता है। नेपाल से कितना जिला बाउंड्री टच करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि अगर पूछ ले कि इसका राजकीय क्या है, कि राजकीय पशु क्या है तो आपको याद रखना है कि बैल है। राजकीय पक्षी क्या है तो आपको याद रखना है कि गौरैया है। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है तो आपको याद रखना है कि पीपल है। पीपल क्यों है कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था यहाँ पे। बोधि वृक्ष जो है कौन सा है तो आपको याद रखना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसी में के कारण ये पीपल रखा गया है। ठीक है, राजकीय पुष्प अगर पूछे तो गेंदा है। ठीक है, प्रमुख चित्रकला आप जानते होंगे कि मधुबनी है। ठीक है, अब पवित्र जो पर्व है यहाँ का छठ पर्व है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
छठ पूजा यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में तो ऐसा होता है कि कहीं भी लोग रहते हैं तो घर चले आते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना। ये जब बनेगा ना पीडीएफ तो यहाँ पर सही कर दिया जाएगा, राजकीय की जकीय कर दिया है, ठीक है, तो ये सही कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। इसका अगर पूछे कि इस राज्य का, जैसे कि बिहार राज्य को बिहार नाम क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन बनता है और पूछा हुआ है बीपीएससी ऑलरेडी। तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर बौद्ध मठों मतलब कि बौद्ध विहारों की अधिकता था, जिस कारण से इसको बिहार नाम पड़ा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के लिए बिहार जो था एक प्रमुख केंद्र था, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा क्या था कि बौद्ध मठ का निर्माण किया गया था बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, तो बिहार नाम पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार का मतलब आवास होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना अगर पूछ ले, दिवस पूछ ले, तो 22 मार्च, ये बात आपको याद रखना। 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, जब ओडिशा और बिहार दोनों अलग हुआ था, जो अभी पीछे हम लोग जाने थे, ठीक है। इसका अगर राजधानी पूछे तो अभी पटना है, लेकिन पटना का प्राचीन नाम हमेशा पूछते रहता है, तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, ठीक है, कुसुमपुर, ये बात आपको याद रखना। अजीमाबाद भी इसका ही नाम था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाटलिपुत्र बिहार को राजधानी कौन किया था, मतलब मगध को राजधानी कौन किया था, तो आपको याद रखना है कि पहले जो मगध का राजधानी था ना, राजगीर था। कहाँ पे था, तो आपको याद रखना है कि राजगीर था, लेकिन इसको जो राजधानी पाटलिपुत्र किया था, कौन किया था, तो उदयीन किया था। अजात शत्रु का जो पुत्र था उदयीन, वो क्या किया कि राजगीर से मगध का राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये हर्यक वंश से संबंध रखता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर्यक वंश का अगर कोई संस्थापक पूछे तो बिंबिसार था, जो बिहार मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग इसका भौगोलिक स्थिति देखें। भौगोलिक स्थिति भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में, और साथ ही साथ क्या है कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहले आप उत्तर और पूर्वी देशांतर में ही देखिएगा, क्योंकि दक्षिणी और उत्तरी दे देता है तो वो सब ऑप्शन कट जाता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन काट कर क्या निकालिएगा कि उत्तर और पूर्वी कौन स्थित है, क्योंकि अगर जब ग्लोब की बात होता है तो जो भारत है, भारत कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर और पूर्व में स्थित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और बिहार भी कहाँ पर होगा स्थित, तब उत्तर और पूर्व में होगा, ये भी बात आपको याद रखना है। तो उत्तर पूर्वी वाला पहले तो क्या करिएगा कि निकाल लीजिएगा। दो ऑप्शन तो वहां पर उत्तरी और पूर्वी से ही कट कर निकल जाएगा, और बाकी 20 मतलब 24 20 10 27 31 15 याद करके ऐसे रखिएगा, ताकि वहां पर क्वेश्चन आपका लास्टली सोल्व हो जाए। वहां पर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हम लोग को ये फोकस करना है कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो आपको याद रखना है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला, देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी बात आपको याद रखना है क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर जैसे ही पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछे तो 345 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम लंबाई पूछे तो कितना है, तो 483 किलोमीटर है। मैप में देखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर उत्तर से अगर दक्षिण में लंबाई पूछे तो 345 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व अगर लंबाई पूछे तो कितना है, तो 483 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि राज्य की जो सीमा लगा हुआ है 3 स्टेट से लगा हुआ है, और एक जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है नेपाल से, ठीक है, जो उत्तर में करता है। अगर 3 राज्य से पूछे कि किससे किससे टच करता है, तो आपको याद रखना कि पश्चिम बंगाल पूर्व में, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम में, और जो है झारखंड जो है दक्षिण में, और उत्तर में नेपाल से बाउंड्री टच करता है, जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, जिसको बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जिला बाउंड्री टच करता है और कितना जिला बाउंड्री टच करता है, ठीक है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर इसको देखें, भारत का मान लेते हैं कि 100% क्या है कि भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो उसका बिहार कितना परसेंट क्षेत्रफल रखे हुए है, तो मात्र 2.86% क्या है कि बिहार का क्षेत्रफल है भारत का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेपाल जो है किससे 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 नेपाल से मतलब कौन कौन सा जिला बाउंड्री टच करता है, तो आपको याद सबसे पहले रखना है कि 7 जिला बाउंड्री टच करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कितना जिला टच करता है, तो 8 जिला करता है, और झारखंड से भी 8 जिला करता है। ये जो है 68 में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा जिला जो है
कौन से स्टेट से बाउंड्री टच करता है, उसमें उत्तर प्रदेश भी था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन झारखंड था, तीसरा ऑप्शन था इनमें से दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से एक भी नहीं। ऐसे ऑप्शन बनाया था। तो वहां पर जो ऑप्शन था क्या है कि इनमें से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला बाउंड्री टच करता है और झारखंड से भी 8 टच करता है। अगर 1 से 8 करता है, 1 से 7 करता तो उत्तर प्रदेश या झारखंड तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों करता है 8-8, इसीलिए 1 से अधिक था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अभी हम लोग देख लेते हैं मैप में। अगर पश्चिम बंगाल से पूछे तो कितना बाउंड्री टच करता है, तो 3 करता है। मैप में देखिएगा कि कौन कौन जिला जो है बाउंड्री टच करता है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं। ठीक है, तो जो मैप में सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये जो है सबसे मतलब कि अच्छा से मैप दिखता है, वो भले से कलर में है लेकिन यहाँ पर ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो नेपाल से बाउंड्री देखे तो कितना टच करता है जिला, तो 7 जिला क्या है कि बाउंड्री टच करता है, शेयर करता है बिहार। पहला तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा जो है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये किशनगंज जो है यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होता है औसत में, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पूर्वी जिला अगर पूछे तो कौन सा है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो किशनगंज के बारे में आपको याद क्या रखना है, किशनगंज ऐसा एक जिला जो है क्या करता है कि पश्चिम बंगाल से भी बाउंड्री टच करता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि आपका नेपाल से भी बाउंड्री टच करता है। ये जो पश्चिमी चंपारण जो है नेपाल से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, मतलब कि 7 जिला तो बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा दूरी तक बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो पश्चिमी चंपारण करता है। पश्चिमी चंपारण आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक सोमेश्वर की श्रेणी है जो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है बिहार का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सोमेश्वर की श्रेणी किसका भाग है ये भी पूछ लेता है, तो शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बाद बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री टच करता है आपका, साथ ही साथ क्या करता है कि नेपाल से भी बाउंड्री टच करता है। ठीक, उत्तर प्रदेश से देखें कि कौन कौन बाउंड्री टच करता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा रोहतास करता है, फिर कौन करता है तो कैमूर करता है, बक्सर करता है, ठीक है, भोजपुर करता है, सारण करता है, सिवान करता है, आपका गोपालगंज करता है, और कौन करता है तो आपका पश्चिमी चंपारण करता है। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, 8 जिला क्या करता है कि बाउंड्री शेयर करता है। अगर देखें कि और मतलब झारखंड से कौन कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बांका करता है, भागलपुर और कटिहार, ये भी 8 हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन बाउंड्री टच करता है, तो कटिहार करता है, पूर्णिया करता है, और कौन करता है तो किशनगंज करता है। इतना आपको ध्यान में रखना। औरंगाबाद के बारे में याद क्या रखना कि यहाँ पर सबसे कम बारिश होता है। गया के बारे में क्या याद रखना कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, सबसे ज्यादा ठंडा भी पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक, कैमूर और रोहतास में याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो है विंध्यन क्षेत्र का पहाड़ी है, जो क्या है कि यहाँ पे चूना पत्थर का प्रधानता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना आपको जानकारी रखना है। ठीक है, आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि बिहार की राजधानी जो पटना है उससे लगा हुआ जिला कितना है, कम से कम नंबर तो याद रखिएगा कितना है, तो 9 जिला जो है बिहार की जो पटना राजधानी है उससे क्या करता है कि बाउंड्री टच करता है। कौन कौन है? अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, वैशाली है, सारण है, भोजपुर है। ठीक है, पहले जब आप पढ़ते होंगे तो क्या है कि आपका गया भी होता था, लेकिन गया से क्या हुआ कि जहानाबाद अलग हो गया, फिर अरवल हो गया, तब बाउंड्री वो गया नहीं शेयर करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण है, जो 5200 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। ठीक है, पहले गया था लेकिन गया को बंटवारा कर दिया गया, इसलिए अब पश्चिमी चंपारण हो गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर सबसे छोटा जिला पूछे तो आपको शिवहर बताना है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला अगर पूछे तो पश्चिमी चंपारण बताना है, सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो कैमूर, सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछे तो आपको गया बताना है, सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछे तो कैमूर बताना है, और सबसे पूर्वी जिला पूछे तो आपको किशनगंज बताना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैप में देखिएगा तो क्या है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया, तो किशनगंज हो गया, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, तो आपका गया हो गया, सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, तो आपको पश्चिमी चंपारण हो गया, और सबसे दक्षिण मतलब कि आपका पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, तो आपका कैमूर हो गया। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है कि यहाँ का जलवायु अगर पूछे तो कैसा है, तो मानसूनी जलवायु है।
जो आपका करीब-करीब मिड में, जून के मिड में पहुँच जाता है, ठीक है? 8 जून को तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि भारत में मानसून का प्रवेश होता है, लेकिन मिड तक क्या होता है कि बिहार में पहुँच जाता है, मिड जून तक। आप अगर देखिएगा तो एक क्वेश्चन बना था कि जो भारत में है, कैसे मानसून पहुँचता है और बिहार में जो है, कौन-सा मानसून जो है ज़्यादा बारिश करवाता है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है, हम लोग जानते हैं कि दक्षिण-पश्चिम वाला मानसून क्या करता है कि भारत में केरला में प्रवेश करता है और ये जो है 2 ब्रांच में बँट जाता है। एक तो अरेबियन सी होते हुए इधर गुजरात तरफ चला जाता है और एक जो है क्या करता है कि बंगाल के खाड़ी वाला ब्रांच चलाता है। ये जाके क्या करता है, हिमालय में टकराता है और फिर क्या करवाता है कि बिहार में बारिश करवाता है। तो आपको याद रखना है कि बिहार में जो बारिश होता है, सबसे ज़्यादा किसके कारण से होता है? तो दक्षिण-पश्चिम वाले मानसून के कारण से होता है। ये सवाल ऑलरेडी दूसरे 2 साल पहले बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर औसत वर्षा कितना होता है, तो आपको याद रखना है समान वर्षा जो होता है 1205 मिलीमीटर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछे तो किशनगंज को बताना है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है, सबसे न्यूनतम जो वर्षा कहाँ पे होता है, तो औरंगाबाद में होता है। लेकिन इसमें 4-5 को शामिल है, कौन-कौन है? तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, जो दक्षिण के साइड में कोना पर स्थित रहेगा, ठीक है? सबसे गर्म स्थान गया याद रखना है। औसत जो समुद्री तल से जो इसका ऊंचाई कितना है, तो लगभग 53 मिनट है, 53 मीटर है, ये बात आपको याद रखना है। लगभग कितना है? तो 53 मीटर है, ये बात आपको याद रखना है। 52 पॉइंट समथिंग है, लेकिन लगभग में 53 मीटर है, जो 173 फीट है, ये बात आपको याद रखना है। कुल जनसंख्या अगर जनगणना के अनुसार से पूछे, जो हम लोग सबसे पहला पेज पर देखे थे, तो 10,40,99,452 है। देश का तीसरा स्थान पे स्थित है जनसंख्या के लेकर, ठीक है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर पूछे कि देश के कितने पोजीशन पे है बिहार, तो तीसरे पोजीशन पे है, ठीक है? ये बात आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो यूपी है, सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र है, तीसरे पोजीशन पे बिहार है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? राज्य में अगर कुल पूछ ले कि पुरुष को संख्या कितना है, तो 5,42,78,157 है और महिला के पूछे तो 4,98,21,295 है। इतना बात आपको याद रखिएगा। अगर भारत में कुल 100% अगर देख लें कि अगर भारत में कुल जनसंख्या 100% है, तो बिहार में उसका कितना परसेंट रहता है? तो आपको याद रखना है कि लगभग 8.5%, मतलब कि हर 9वां व्यक्ति, हर 8वां व्यक्ति क्या है कि बिहार का है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? मतलब कि 100 आदमी अगर जमा करिएगा, तो 8 से 9 व्यक्ति क्या हो जाएगा कि आपका बिहार के निकल जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कुल जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा स्थान पे है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार है। ये अभी हम लोग देखे थे। अगर दशीय वृद्धि देखें कि इसमें मतलब कि 10 साल में कितना परसेंट वृद्धि हुआ था, मान लेते कि पहले 100 था, तो अभी कितना परसेंट उसमें वृद्धि हो गया, तो आपको याद रखना है कि 25.42% इसका वृद्धि हुआ था। मतलब 10 साल पहले अगर इसका जनसंख्या 100 था, तो अगले 10 साल में इसका जनसंख्या कितना हो गया? तो 125 हो गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देश में जो है छठा पोजीशन पे ऐसा वृद्धि करने वाला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या अगर घनत्व पूछे तो 1106 है, ये हमेशा याद रखिएगा और देश का पहला स्थान है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? मतलब कि मान लीजिए कि कोई एरिया है और एरिया में जितना लोगों की क्या है कि संख्या रहता है, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यहाँ पर भारत में मापा कैसे जाता है? तो मान लीजिए कि 1 वर्ग किलोमीटर क्या है कि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में जितना लोग रहते हैं, तो यहाँ पर कितना लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में एवरेज? तो आपको याद रखना है कि 1106 लोग रहते हैं, जो देश का सबसे ज्यादा एवरेज में रहते हैं, ठीक है? इससे पहले जो जनगणना हुआ था 2011 वाला से पहले, तो बंगाल था, पश्चिम बंगाल था, लेकिन उसको पिछाड़ कर क्या हो गया कि आपका बिहार जो है आगे हो गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब सिंपल से सोच लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा होगा? जहां पर क्षेत्रफल कम होगा और लोग ज्यादा रहेगा, तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा कि ज्यादा रहेगा, ठीक है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला पूछे तो आपको पटना याद रखना है और सर्वाधिक मतलब कि न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर जिला पूछे तो शेखपुरा याद रखना है। डाटा ना भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? दशीय वृद्धि दर करने वाला मतलब कि सर्वाधिक कौन है? तो आपको याद रखना है कि मधेपुरा है, जो लगभग 31% वहां पे वृद्धि हुआ था। दशीय न्यूनतम जो वृद्धि करने वाला कौन सा है जिला? तो आपको याद रखना है कि गोपालगंज है, जो लगभग 19% हुआ था। जो बिहार राज्य का जो एवरेज हुआ था 25%, उससे भी कम हुआ था, ठीक है?
ये बात आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या घनत्व वाला में अगर जिला पूछे तो आपको याद रखना है कि शिवहर है, ठीक है, जो 1880 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो कैमूर है जो 488 है, ठीक है। अगर साक्षरता दर अगर बिहार का पूछे, ये क्वेश्चन बना हुआ है तो आपको याद रखना है कि 61.80% है, जो भारत राज्य का सबसे कम है। तो मतलब भारत राज्य का सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहाँ पे हैं, तो आपको याद रखना है केरला में, ठीक है। 71.20% पुरुष यहाँ पे पढ़े हुए हैं और 51.50% महिला का यहाँ पर क्या है कि साक्षरता नापा गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, महिला वाला याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछे तो रोहतास को बताना है, 73.37% है। और सबसे कम साक्षरता वाला अगर जिला पूछे कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना कि पूर्णिया, जो लगभग 51% है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतना याद रखने से क्या होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है हमेशा क्या हो जाएगा कि सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है पीडीएफ आपको दे देंगे ताकि आप वहां से रिविजन कर लीजिएगा। सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है जो 82.88% है, और यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता वाला जो पुरुष जिला है वो है पूर्णिया, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास ही है जो 62% है, लगभग 63% मान लीजिए। और न्यूनतम जो महिला साक्षरता वाला जिला जो है सहरसा है जो 41.68% है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 महिला रहते हैं तो मात्र 41 से 42 महिलाएं क्या है कि साक्षर है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो भारत का साक्षरता दर है वो मतलब मापा कैसे जाता है, मतलब कि आप साक्षर हैं या नहीं, तो सिंपल सी समझिए कि आप अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो साक्षर है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली कैसे मापा जाता है, तो 7 साल से जो भी बड़ा बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी हो, उसको अगर कोई भी भाषा लिखना आता है और पढ़ना आता है तो वो क्या मान लिया जाता है कि साक्षर मान लिया जाता है। लेकिन एक नॉर्वे देश है, फिनलैंड देश है, वो सबको माना जाता है कि वहाँ पे लोग कैसे साक्षर होंगे। हम लोग जानते हैं कि नॉर्वे जो है 100% क्या है कि बहुत पहले से ही साक्षर लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वहाँ पर सोचिए कि कैसे साक्षर होगा, कैसे वहाँ का मतलब कि मापा जाता है साक्षरता दर। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्वे का है और सिंपली कोई मेडिसिन यूज करता है और उस मेडिसिन के बारे में, जैसे कि हम लोग को बुखार लगता है तो पैरासीटामोल यूज करते हैं, किरोसिन यूज करते हैं, डोला यूज करते हैं, तो अगर ये सब दवा यूज कोई करता है और उस दवा कौन कौन सा केमिकल से बना हुआ है, मतलब उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है, कौन कौन सा केमिकल से बना हुआ है, अगर उसको वो पता है नॉर्मली, तब वो क्या होगा कि साक्षर माना जाएगा। अगर ये वाला टेक्निकल जो थिंग है, मतलब टेक्निकल थिंग है, अगर ये वाला चीज लगा दिया जाए ये डाटा मापने के लिए भारत के साक्षरता, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना परसेंट साक्षर लोग होंगे। 1% से भी क्या होगा कि यहाँ पर लोग कम साक्षर आ जाएंगे। अगर हम ही सोचें कि कितना मतलब दवा के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में जानते होंगे, तो नहीं जानते क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया ऐसा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वो सब बहुत हम लोग से आगे। अगर बिहार का पूछे कि लिंगानुपात कितना है तो 918 है, लेकिन अगर भारत का पूछे कि लिंगानुपात कितना है तो आपको याद रखना है कि 943 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पे 916 भी लिखा रहता है लेकिन 918 है। गोपालगंज का सबसे अच्छा लिंगानुपात है जो 1021 है, कहीं कहीं पे आपको 1015 मिलेगा। गूगल पर आप जैसे ही सर्च करिएगा ना तो 1015 मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर आप देख लीजिएगा, जब एमसीक्यू सोल्व करिएगा ना तो उस अनुसार से देख लीजिएगा। लेकिन डाटा में जो ओरिजिनल दिया हुआ है आपका 1021 दिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर है जहां पर 876 है, ये बात आपको याद रखना है। शिशु लिंगानुपात वाला अगर जो 0 से 6 वर्ष के बारे में देखें तो आपको याद रखना है कि 935 था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लिंगानुपात होता क्या है, तो मान लीजिए कि ए मेल है, 1000 मेल है तो उस पर कितना फीमेल की संख्या है उसी को हम लोग सेक्स रेशियो या लिंगानुपात बोलते हैं। तो बिहार का कितना है, तो 918 है, कहीं कहीं पे 916 लिखा रहता है। बिहार में सबसे ज्यादा अच्छा लिंगानुपात कहाँ पे है, तो गोपालगंज में है। और सबसे कम मतलब खराब लिंगानुपात कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि मुंगेर में है, ठीक है, जहां पर 876 ही है। अगर भारत में पूछे कि सबसे खराब लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है, तो हरियाणा है। और सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला स्टेट पूछे तो आपको याद रखना है कि केरला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछे शिशु लिंगानुपात वाला, तो आपको याद रखना है कि किशनगंज है, ना कि गोपालगंज है यहाँ पे, ठीक है। 971 है, ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछे तो वैशाली को बताना है जो 904 है, ठीक है। सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या
जनसंख्या वाला अगर जिला पूछे, मतलब कि कौन सा नगर में, कौन सा सिटी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो पटना में रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ का क्या है कि कैपिटल भी है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई के लिए गढ़ है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी रहते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो शिवहर को बताना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कुल जनसंख्या जो ग्रामीण का कितना परसेंट है, अगर बिहार में मान लेते हैं कि 100% जनसंख्या है, तो ग्रामीण लोग कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि करीब करीब 88, मतलब कि 79% यहाँ पर करीब करीब क्या है कि आपका ग्रामीण लोग हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो 88.71% क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या है, ये बात आपको याद रखना है। तो नगरीय जनसंख्या जो बचा 11.29% क्या है कि नगरीय जनसंख्या है बिहार का। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि पटना है। पटना में मतलब सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना कि अगर कोई पूछता है कि ग्रामीण लोग कौन है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो गांव में रहते हैं वो ग्रामीण लोग हो जाते हैं। बट इसका पूछा मतलब उसको शामिल कैसे किया जाता है, तो आपको याद रखना है कोई पटना में रह रहा है तो वो नगरीय लोग हो गया। वो मतलब कैसे डिवाइड किया जाता है, तो आपको याद रखना कि नागरिक या मतलब ग्रामीण लोग किसको बोलेंगे। तो मान लीजिए कि जो लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र किसको साबित करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक क्षेत्र है। ठीक है, एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में 70% अगर लोग जो है प्राइमरी सेक्टर से क्या करते हैं कि इन्वॉल्व रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व लगते रहते हैं, जैसे खेती करते हैं, डेयरी फार्म है, ये सब में अगर इन्वॉल्व रहते हैं वो सब काम करते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या मान लिया जाता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र मान लिया जाता है। नगरीय क्षेत्र जो है मतलब कि 70% से अगर कम लोग क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में नहीं है, तो वो नगरीय क्षेत्र में आ जाएंगे, मतलब कि ज्यादा सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, तो वो क्या आ जाएंगे कि आपको याद रखना है कि आपका नगरीय मतलब सिटी में रहने वाले लोग हो जाएंगे। लेकिन प्राइमरी सेक्टर वाले अगर 70% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में क्या करते हैं कि इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको ग्रामीण में मान लिया जाता है। ये बात आपको याद रखना। अगर लंदन उंदन में मान लिया जाए ब्रिटिश में चल गए कभी और गांव में गए, तो पता चला कि इंडिया के जो सिटी था उससे भी अच्छा गांव में चले आए, तो वहां पर देखिएगा कि तो फिर तो उसको कैसे साबित करिएगा कि वो जो है लोग गांव में रहता है। तो इसी टेक्निक से शामिल किया जाता है कि अगर 70% लोग जो है क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि ग्रामीण में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो क्या कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला अगर प्रतिशत वाला पूछे कि न्यूनतम नगरीय जो है कहाँ पे जनसंख्या जो है प्रतिशत में सबसे कम रहता है, तो आपको याद रखना कि समस्तीपुर में क्या है कि सबसे कम जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है 3.47%। ठीक है, मतलब 100 लोग यहाँ पर आते हैं तो जो करीब करीब आपका 97 मतलब 94 लोग ग्रामीण में रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कुल अगर जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अगर पूछे परसेंटेज कि बिहार में कुल अनुसूचित जाति का मतलब कि एससी का परसेंटेज कितना है बिहार में, तो आपको याद रखना है कि 15.9%, मतलब कि 16% क्या है कि बिहार में एससी का परसेंटेज है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि 100% क्या है कि कुल जनसंख्या है बिहार का, तो यहाँ पर 15.9% किनका है, तो एससी का है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एसटी का कितना है, तो 1.3% है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का अगर जनसंख्या वाला जिला पूछे तो आपको बताना है कि गया है, और प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं, तो गया में ही रहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम अनुसूचित वाली जाति वाला अगर जिला पूछे तो आपको याद रखना है कि शिवहर है। लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जाति का जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला अगर पूछे तो आपको बताना है किशनगंज है, जहाँ पे मान लीजिए कि अगर 100 लोग रहते हैं तो यहाँ पर 6 से ज्यादा लोग ही मतलब क्या होते हैं कि अनुसूचित जाति का मतलब रहते हैं, एससी का रहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अनुसूचित जनजाति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है एसटी, तो आपको याद रखना है कि 1.3% है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अगर कोई पूछे तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला पूछे, एससी वाला पूछे तो गया बताना है, एसटी वाला पूछे तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण बताना है। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला अगर जिला पूछे, एसटी वाला जिला पूछे, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे रहते हैं, तो शिवहर में रहते हैं। मात्र कितना है, तो 318 लोग हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिला अगर देखें तो कौन कौन सा है, तो औरंगाबाद है, खगड़िया है, समस्तीपुर है। ये सब में बहुत कम मात्रा में क्या है कि एसटी लोग रहते हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पे अगर प्रमंडल पूछ ले तो कितना है, तो 9 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर,
मुंगेर, मगध और पूर्णिया। ये क्या है कि 9 कितना है तो आपका प्रमंडल है, ये बात आपको याद रखना है। जिला की संख्या 38 है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन पुलिस जिला जैसे ही आ जाए तो आपको याद रखना है कि कितना है, तो आपको याद रखना है कि 40 है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुमंडल कितना है तो 101 है। प्रखंडों की संख्या कितना है तो 534 है। ठीक है, पंचायतों की संख्या कितना है तो 8406 है, मतलब 8406 है, ये बात आपको याद रखना है। पुलिस स्टेशन कितना है तो 853 है। और ग्राम मतलब राजस्व ग्रामों की संख्या कितना है तो 45,103 है, 45,103 है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पर लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितना है तो 40 है। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितना है तो आपको याद रखना है कि 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कितना जो है आरक्षित सीट है तो आपको याद रखना है कि 6 है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो विधानमंडल ना है वो क्या है कि बाई कैमरल है। ठीक है, द्वि सदन वाला राज्य है। तो आपसे पूछ सकता है कि द्वि सदन वाले राज्य कितने हैं भारत में, तो आपको याद रखना है कि 6 है। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। उच्च सदन को विधान परिषद बोला जाता है, जैसे कि लोक राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है सेंटर में, ठीक उसी तरीका से यहाँ पर जो है विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। और निम्न सदन किसको बोला जाता है तो विधानसभा को, जैसे कि निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है, तो 6 राज्य कौन कौन सा है जहां पे बाई कैमरल है, द्वि सदन वाला राज्य है, तो 3 गो पेयर याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक पहला पेयर। ठीक है, दूसरा पेयर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरा पेयर यूपी और बिहार। ये 6 राज्य में क्या है कि अभी जो है बाई कैमरल राज्य है, मतलब द्वि सदन वाला राज्य है। यहाँ पर विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। ठीक, पहले 2019 के पहले जो था कि आपका जम्मू एंड कश्मीर जो था वहां पर भी क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या था कि आपका बाई कैमरल राज था। ठीक है, JNK में भी, लेकिन वहां पर हट गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, लद्दाख और किसको तो जम्मू कश्मीर में। तब वहां से क्या हुआ कि बाई कैमरल वो हट गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो 243 है, जो अगले साल चुनाव होगा। ठीक है, और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या पूछे तो आपको याद रखना कि 75 है। ठीक है, राजकीय चिन्ह अगर पूछे तो बोधि वृक्ष जो 2 स्वास्तिकों के बीच में बसा स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह लगा हुआ है और एक में बोधि वृक्ष है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो राजकीय चिन्ह है कहाँ का तो आपको याद रखना है बिहार का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या कि राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, राजकीय मछली क्या है तो मांगुर है। और राजकीय राज्य का जो गीत क्या है कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये बात आपको ध्यान में रखना है। राज्य का प्रार्थना क्या है कि मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये बात आपको याद रखना है। लोक नृत्य क्या है कि कठ मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है क्षेत्रीय लोक नृत्य क्या है, डांस क्या है, ये पूछते रहता है। तो कठघोड़वा है, छऊ है, लौंडा डांस है। ठीक है, धोबिया डांस है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है, ढोम कच्छ है। ये सब जो क्या है कि बिहार का क्षेत्रीय लोक नृत्य है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख वन यहाँ पर किस तरह के पाया जाता है तो यहाँ पर पर्णपाती वन पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन का मात्रा ज्यादा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इतना करके आप अगर जाते हैं तो क्या होता है कि आपका लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हर बार क्या होता है कि बिहार स्पेशल का सोल्व हो जाता है। तो ये करके जाइएगा और साथ ही साथ इसका PDF भी पढ़ के जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। एक वो जनगणना के लाएंगे प्रॉपर जो बिहार स्पेशल का रहेगा, उसमें क्या होता है कि 1-2 सवाल हमेशा बनते रहता है। वो 10 मिनट या 5 मिनट का क्लास रहेगा, उसको जरूर देख कर जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।